Good morning students, welcome to next lecture of ERP. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डेटा वेयरहाउस। देखिए डेटा वेयरहाउस बेसिकली जैसे हमारे पास सर किसी का एक वेयरहाउस होता है जहाँ पर हमारी सारी चीजें स्टोर रहती है, वैसे हमारा डेटा का वेयरहाउस होता है जहाँ पे जो हमारा ऑपरेशनल डेटा नहीं होता वो सेव होता है। जैसे हिस्टोरिकल डेटा हम इसे मान करके चलते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें OLTP एंड OLAP, दोनों चीजें क्या होती हैं आपकी। देखिए OLTP का मतलब होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं किसी भी चीज में तो आपको क्या करना होता है, मींस पूरा का पूरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपको ही करना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करता है, इसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें आपकी इंसर्ट भी होती है, अपडेट भी होती है, डिलीट भी होती है। जनरली जो मेन एम्फेसाइज होता है वो OLTP सिस्टम का, वो बेसिकली होता है कि आपके पास जितना भी डेटा हमारे पास है, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे पास ऑनलाइन डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, जैसे जनरली होता है कि आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, उसमें मान लीजिए मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन अपनी जो है उसको अपडेट करना है, ठीक है, तो मींस आप क्या करेंगे, इसे अपडेट करेंगे। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई अगर बैंक अकाउंट की बात करें, उसमें जब नॉमिनीज वगैरह को ऐड ऑन करते हैं, तो नॉमिनीज को जब ऐड ऑन करते हैं तो आपके पास ये बेनिफिशियरी जब आप ऐड करते हैं तो इसका मतलब डेटा आप क्या कर रहे हैं उसमें इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आप इंसर्ट भी कर रहे हैं, डेटा अपडेट भी कर रहे हैं, उसमें डिलीट भी कर रहे हैं। तो हमारे पास जो मेन ऑप्शन आता है इसमें OLTP यानी कि क्वेरी प्रोसेसिंग होता है, जिससे कि आपके पास मल्टी एक्सेस एनवायरनमेंट में हमारी सारी की सारी प्रोसेसिंग हो पाए, मींस जो हमारी क्वेश्चनिंग है, जो हमारी क्वेरीज है, वो सारी कंप्लीट हो जाए। और ये हमारे पास क्या होता है, जिसकी इफेक्टिवनेस होती है वो मेजर होती है कि हमारे 1 सेकंड के अंदर कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही है, मींस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर सेकंड, 1 सेकंड के अंदर अंदर कितनी ट्रांजैक्शंस होगी वो हमें बताता है इसका इफेक्टिवनेस। इनोवेटिव डेटाबेस के अंदर जो होता है करंट डेटा की, ठीक है, और जो हमारे जितने भी ट्रांजैक्शनल डेटाबेस होते हैं हमारे, उनका एक स्कीमा उसके पास सेव होता है आपका। ऐसा नहीं है कि हमारे पास क्या है कि आप जब भी बैंक अकाउंट में कोई भी स्टेटमेंट आप देते हैं तो जनरली होता है कि आपको अगर आप देखेंगे तो आपके पास प्रीवियसली 100 ट्रांजैक्शंस होंगी या 1 लाख की ट्रांजैक्शंस होंगी, बाकी क्या करते हैं वो लोग आरटीआई में भेज देते हैं। आरटीआई का मतलब है कि चीज अगर किसी को एक्सेस करना है तो वहां से एक्सेस कर सकते हैं, बट ऑनलाइन में आपके पास जैसे कभी कभी आप गए हो कि आपको पासपोर्ट प्रिंट कराना है, आप प्रिंटिंग मशीन में पहुंच जाइए तो वो क्या करेगा, आपको वगैरह पीछे की जितनी भी एक साल तक की इंफॉर्मेशन है 6 मंथ्स की, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर, उतनी लोग सेव करके रखेगा और पीछे वाली जो है वो क्या देगा, डिजाइनर आगे। आगे का मतलब है वो सेव तो है आपकी, बट वो प्रेजेंटली जो ऑपरेशनल फॉर्म है जहां पर आपका एक्सेस हो रहा है उस सर्वर पर नहीं है, वो आपकी वहां पर है, एक हम कह सकते हैं कि वेयरहाउस पर आपकी क्या इंफॉर्मेशन सेव है। इन केस अगर आपको निकालवानी है या आपको कोई प्रोसेसिंग करानी है तो एक जो पूरा प्रोसेस होता है उसके अंदर जब हम उसको एक्सेस करेंगे तो हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो हम यही कहते हैं कि जो हमारे पास करंट डेटा है, करंट डेटा का मतलब जो हमारा चल रहा है प्लस जो प्रीवियसली हमारे पास कोई भी स्कीमा या कुछ भी है तो वो भी हमारा क्या होता है इसके अंदर हमारा सेव होता है, तो वो चीज हमारे पास होती है OLTP डेटाबेस। तो डिटेल होती है हमारे पास करंट डेटा की, एज वेल एज जो हमारे पास जितना भी डेटा है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास होता है, ठीक है। और जनरली हम एक मान करके चलते हैं क्योंकि जब भी हम कोई डेटाबेस बनाते हैं, कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर आप डेवलप करते हैं तो एक रूल होता है, पीसी में आप लोगों ने पढ़ा है कि जितना भी हमारे पास ईआर डेवलप होता है उसमें हमारे पास कांसेप्ट होता है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है एक बड़े डेटाबेस को छोटे छोटे टेबल्स में हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, जिससे कि हमारी डेटा इनकंसिस्टेंसी या डेटा रिडंडेंसी वो सब चीजें हमारी खत्म हो जाती है। तो बेसिकली जो हमारे पास नॉर्मलाइज्ड फॉर्म होनी चाहिए वो थर्ड एनएफ होनी चाहिए, और जो हमारा डेटाबेस होता है ट्रांजिशन डेटाबेस वो भी हमारे पास होता है थर्ड एनएफ होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए, कोई भी ऑपरेशन कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर हम डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा जो भी डेटाबेस है या जो भी हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं टेबल्स को वो थर्ड एनएफ तक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मदद पर आपने सोची कि आप डेटाबेस बना आप कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है तो पॉसिबल नहीं होता है। तो हमारे पास जो मिनिमम लेवल है वो एटलीस्ट थर्ड एनएफ तक हमारा डेटा होना चाहिए, जिससे कि हम अपने डेटा को अप्लाई कर पाए कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाकर। नेक्स्ट आता है हमारे पास OLTP। देखिए OLTP का मतलब है ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग, मींस ऑनलाइन हम किस तरीके से उसको प्रोसेस करेंगे, हमारे पास प्रोसेसिंग किस तरीके से होगी वो हमारे पास आता है OLTP, ठीक है। देखिए जनरली होता है क्या है कि हमारे पास जितनी भी क्वेरीज होती हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होती है, ठीक है। एक अगर प्रॉब्लम अगर हम देखें कि अगर मेरे पास कोई पर्सन ऐसा है
डेटाबेस का नहीं पता, कुछ भी जिसको क्वेरीज का नहीं पता तो वो नहीं करता है उसमें। तो बेसिकली OLAP का मतलब होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेसिंग आपकी किस तरीके से होगी। ठीक है, जनरली क्या होता है हमारी डेटा माइनिंग टेक्निक्स जो होती है वहां पर हमारा OLTP यूज किया जाता है। और OLTP मींस आपका हिस्टोरिक डेटा भी होगा, ठीक है, मल्टीपल एक्सेस डेटा भी होगा, आपके पास जितना डेटा प्रीवियस डेटा है यानी कि हिस्टोरिकल स्टार स्ट्रीम, वो सब चीजें हमारे इसमें यूज होती है। तो बेसिकली दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है OLTP और OLAP के बीच। लेकिन जो सोर्सेज ऑफ डेटा है OLTP का जो सोर्स ऑफ डेटा है वो सबसे पहले ऑपरेशनल डेटा होगा, क्योंकि जब भी आप किसी में कुछ भी इंसर्ट करना चाहते हो, कोई कुछ भी अप्लाई करने तो अप्लाई करने किसका ऑपरेशनल डेटा पे, ठीक है। बेसिकली हम ये मानते हैं कि ओरिजिनल सोर्स ऑफ डेटा जो है वहां से निकल कर आता है। चलिए OLTP जो होता है वो जितने भी OLTP के डेटाबेस होते हैं, जितने भी OLTP ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग डेटाबेस जितने बना रहते हैं वहां से हम उसको कर देते हैं रिकवर करते हैं, वहां से उसको एक्सेस करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है आपका सोर्सेज ऑफ डेटा OLTP और OLAP के बीच में। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है पर्पस ऑफ डेटा क्या है। चलिए देखिए क्या OLTP का मेन पर्पस होता है कि जितने भी हमारे पास पर्पस ऑफ डेटा मींस फंडामेंटल बिजनेस टास्क, यानी कि जो बेसिक है आपके पास उसके लिए होता है। और OLTP का मतलब होता है कोई भी आपको डिसीजन लेना है, डिसीजन सपोर्ट के लिए अगर आपको काम करना है उसमें आपके पास क्या आता है, ठीक है। OLTP बेसिकली क्या होता है जो बिजनेस के अंदर चल रहा है, यानी कि ऑनगोइंग प्रोसेस जो है उसको स्पेसिफाई करना है और हमारी जितनी भी वेरियस एक्टिविटीज जो होती है बिजनेस की उसको स्पेसिफाई करना है हमारे लिए OLTP। नेक्स्ट है हमारे पास जनरली अगर हम देखें तो हमारे पास OLTP के बीच में जो हमारे पास जो इंसर्शन है या अपडेशन है जो इनिशिएट होता है एक एंड यूजर्स के थ्रू वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, जबकि OLTP में क्या होता है क्योंकि इसमें रिफ्रेश करना पड़ता है आपके पूरे डेटा को, तो उसे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। बेसिकली क्या है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्या करेगा एक यूजर जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग कर रहा है, ऑनलाइन डेटा को क्या करेगा अपडेट करेगा, इंसर्ट करेगा, डिलीट करेगा। तो यहाँ पर एक यूजर जो एंड यूजर जो डायरेक्टली आपके से इनिशिएटेड है एंड यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट है, तो उस केस में यहाँ पर क्वेरी प्रोसेसिंग जो होती है वो आपकी क्या होती है फास्ट होती है एज कंपेयर टू हमारे पास इसमें कोई क्योंकि कि यहाँ पर एनालिटिक है और आपकी बैच जॉब्स रन होती है तो आपको रिफ्रेश करना पड़ता है डेटा को बार। नेक्स्ट हमारे पास क्वेरीज है। अगर हम बात करें क्वेरीज की तो जितनी भी आपकी स्टैंडर्ड सिंपल क्वेरीज आती हैं वो हमारा OLTP पे आता है। और जो भी हमारी जितनी भी एग्रीगेटेड क्वेरीज होती है, एग्रीगेटेड का मतलब है जैसे आपको क्रॉस मार्जिन निकालना है, एवरेज फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है, ग्रुप बाय करना है किसी भी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, फिर वो सब हमारा किसमें आता है OLTP। दूसरा जो हमारे पास OLTP होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, क्योंकि आपको हर रिकॉर्ड पर आप अपडेट नहीं कर सकते, हर रिकॉर्ड को आप डिलीट नहीं कर सकते। बट अगर हम बात करें OLTP की तो OLTP में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, क्योंकि वो डेटा जो होता है वो आपका वेयरहाउस में एक तरीके से सेव है, क्योंकि ऑपरेशनल डेटा वो होता है जो कि हमें यूजर को एंड यूजर को प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप अगर देखेंगे आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं देता है बैंक हो या कोई भी हो, आपको सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन देगा जितनी आपको रिक्वायर्ड है, ठीक। अगर आप उससे कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते हैं कोई भी है तो आपको क्या करना पड़ेगा डायरेक्टली उसे मेल करके बात करनी पड़ती है। ऐसे कोई भी यूजर्स के लिए सारी इंफॉर्मेशन या सारी चीजें अपडेशन की फैसिलिटी नहीं होती है, ठीक है। और बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि वो जो हमारे पास एनालिटिकल डेटा होता है, जो एनालिटिक प्रोसेसिंग होती है वो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन की जो आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं वो से ऑपरेट करते हैं, उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो उस डेटा को पूरे डेटा को एक्सेस करता है। और इसीलिए जो वहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं वो काफी होते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ OLTP जो इनकी जो ऑपरेशनल डेटा है उसके लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास टिपिकल प्रोसेसिंग स्पीड। देखिए प्रोसेसिंग स्पीड का मतलब है आपको, क्योंकि OLTP में हम सिंपल क्वेरी से अप्लाई करते हैं, सिंपल क्वेरी जब हम OLTP में अप्लाई करते हैं तो वो क्या होती है हमारी फास्ट प्रोसेसिंग होती है एज कंपेयर टू OLTP। OLTP के अंदर हमें क्या करना होता है, अगर हम कोई भी क्वेरी अप्लाई करते हैं तो हमें डेटा को बार-बार रिफ्रेश करना पड़ता है। अगर हम रिफ्रेश नहीं करेंगे तो बेसिकली एक ही इंफॉर्मेशन जो है लोगों के पास अलग-अलग जाएगी। मान लीजिए आपने अपने सर्वर से अपडेट किया तो
पुरानी ही इंफॉर्मेशन है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं होती है। तो इन दैट केस आपके पास जो क्वेरीज होती है उनको बहुत टाइम भी लगता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। जब यहाँ पर एंड यूजर को करनी है, यानी कि एंड यूजर अपने आप में उसको एक्सेस करेगा, तो उस केस में उसकी क्या होती है, आपकी फास्ट क्वेरीज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक फॉर्मेट। बेसिकली क्या होता है, जो आपका ओएलटीपी है, क्योंकि ऑपरेशनल डेटा है आपका, जो डेटा है जिस पर आप वर्क कर रहे हैं, तो इसमें जो स्पेस आपको होता है वो कम रिक्वायर्ड होता है एज कंपेयर टू ओएलटीपी, क्योंकि वहां पर आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो स्पेस भी वहां पर क्या चाहिए होता है, आपको बहुत ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि जो वहां पर हमारी इंडेक्सिंग यूज होती है, हैशिंग टेक्निक्स यूज होती है, तो वो हमारे पास उसके लिए हमें स्पेस जो होता है वो ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेटाबेस डिजाइन। देखिए डेटाबेस डिजाइन का मतलब है कि यहाँ पे हमें नॉर्मलाइज, मैंने बताया था कि जितना भी डेटा होता है, कोई भी कोई भी हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें हमारे पास मिनिमम पर नॉर्मल फॉर्म तक हमें चाहिए, अदरवाइज हमारे पास कोई भी डेटा हम ऑपरेशन नहीं बना सकते। नॉर्मलाइज फॉर्म का मतलब है हम टेबल्स को इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि हमारी रिडंडेंसी खत्म हो जाए, एक डेटा की कंसिस्टेंसी का जो एक प्रॉब्लम है, तो हमारे प्रॉब्लम क्या हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट होता है बैकअप एंड रिकवरी। देखिए ऑपरेशन डेटा जो होता है वो डेटा लॉस होता है, यहाँ पर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे पास जितना भी ऑपरेशन डेटा होता है वो क्रिटिकल होता है एज कम्पेयर टू रनिंग। जैसे जनरली हमने देखा है कि बिजनेस को या डेटा का लॉस अगर हो जाता है, तो वहाँ पर हमारे पास पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब आपके पास ओएलटीपी की बात करते हैं, तो क्योंकि डेटा हमारे पास ऑलरेडी सेव है, तो उसे हम रीलोड कर देंगे तो हमारे पास पूरा का पूरा डेटा रिकवर हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्कफ्लो मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखिए ओएलएपी और ओएलटीपी के बीच में सबसे बड़ा ये है कि ओएलएपी जो होता है आपके पास वो आपकी तरीके से कहते हैं तो डेटा वेयरहाउस में हमारा एप्लीकेबल होता है, और जो ऑपरेशनल डेटा होता है वो हमारा ओएलटीपी होता है। ओएलटीपी में अगर हम बात करें डेटा साइज की, तो वो कम होता है, जिसमें स्पीड की स्पेस कम रिक्वायर्ड होता है। ओएलटीपी में हमारा पूरा डेटा सेव होता है, जिसमें हमारे पास बहुत ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंडली आपके पास जो ओएलटीपी है वो एंड यूजर उसको एक्टिवेट करेगा, ऑपरेट करेगा, तो उसमें प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो फास्ट होती है एज कंपेयर टू ओएलटीपी। थर्ड हमारे पास ये जो आता है कि ओएलटीपी जो है उसमें इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन देने के लिमिटेड क्वेरीज होती है, जो एंड यूजर्स को हम देते हैं, बाकी हम कोई भी एक्सेसिंग पावर उसको नहीं देते। दूसरा, अगर हमारे पास ऑपरेशन डेटा लॉस्ट हो जाता है, तो उसको रिकवर करना, या मान लीजिए किसी ने हैक कर लिया, तो उसको रिकवर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि उसको रिकवर करने का मतलब है कि हमें सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को हमें बार बार दोबारा से रिकवर करना पड़ेगा। और अगर मेरे पास कोई भी डेटा लॉस्ट है किसी भी तरीके से, तो आप उसे रीलोड करेंगे डेटा को, तो वो दोबारा से आपके पास हो जाएगा। देखिए जनरली ओरिजिनल में आपने इसलिए पढ़ा होगा कि क्या करते हैं, सेव पॉइंट्स यूज करते हैं। सेव पॉइंट्स यूज करने का मतलब ये है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपना डेटा जो है उसे अपडेट करता रहता है। ठीक है, या फिर हम रोल बैक कर देते हैं उसको। रोल बैक का मतलब यही होता है कि आपके पास अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि जो ट्रांजैक्शन किसी ने दी है आपको, अगर मेरा रोल बैक कमांड हमने ऑन किया हुआ है, तो अगर किसी ने कोई भी मेरे मेन डेटाबेस में चेंजेस किया है, तो वो आप रिकवर कर सकते हैं उसको, रोल बैक को वापस दे देंगे। ठीक है, अगर किसी ने अपडेट कर दिया उसे, तो हमारे पास जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो हमारी हमारी क्या होती है, लॉस हो जाती है, और उस केस में आप रिकवर नहीं कर सकते। तो ये ऑपरेशन डेटा के साथ हमारे साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि अगर डेटा लॉस हो गया या डेटा हमारे किसी भी तरीके से करप्ट हो गया, तो उसे रिकवर करना एक मेजर इशू होता है एज कंपेयर टू ओएलटीपी, क्योंकि डेटा मेरा एक जगह स्टोर है, वहीं से मुझे क्या करना है, उसे रीलोड कराना है, तो वो हमारे पास इजी होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्कफ्लो मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए ये बेसिकली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जो कि आपका एक हमारे जितने भी ऑटोमेटिक प्रोसेस होते हैं। ऑटोमेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को हमें क्या करना है, टाइम टू टाइम अपने कंप्यूटर में कन्वर्ट कर दिया उसे, दैट इज ऑटोमाइज करना उसे। ऐसे डिफाइन डिफरेंट वर्कफ्लो। देखिए हर एप्लीकेशन का अलग रूल है, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं एक ऑटोमेशन की अगर हम बात करें, मान लीजिए हम सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, एक स्कूल का बना रहे हैं हम, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी का बना रहे हैं, और एक किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, तो हर जगह का वर्कफ्लो अलग अलग होगा, हर जगह की प्रोसेसिंग अलग होगी। तो वो होता है हमारे पास वर्कफ्लो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो कि आपके जो मैनुअल एफर्ट्स होते हैं
उसको रिड्यूस करने का मेन ऑब्जेक्ट होता है हमारा वर्कफ्लो का। देखिए जनरली क्या होता है कि जब सॉफ्टवेयर को बनाते हैं या कोई भी काम आप करते हैं किसी भी तरीके से, आपके पास एक मैनुअली सॉफ्टवेयर है, आप उसे क्या करना चाहते हैं, ऑटोमाइज करना चाहते हैं। जो जनरली बेसिकली होता है कि हमारे पास मैनुअली सिस्टम है, तो मैनुअल सिस्टम को कंप्यूटराइज में कन्वर्ट करना, दैट इज ऑटोमेशन। ठीक है, हमारा मेन ऑब्जेक्ट जो ऑटोमेशन का होता है यही होता है कि एक तो क्या करना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई भी एक्सेसिंग के लिए जितना भी हमारा टाइम लग रहा है वो सब हमारे पास मिनिमम टाइम में हमारे पास होना चाहिए। सेकेंडली एफिशिएंट होना चाहिए। जितने भी टास्क है जो कि हमारे चाहे पैंडिंग हो रहे हैं, किसी भी वजह से जो भी प्रॉब्लम हो रही है, हमारा डेटा प्रॉपर्ली मैनेज होनी है, वो सब हमारा प्रॉपर्ली मैनेज होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है जितना भी हमारे पास जैसे कि जितनी भी डिटेल्स है, फॉर एग्जांपल अगर हम बिजनेस की बात करें, हमारा स्टॉक है, हमारा फाइनेंस है, हमारा एचआर सेल्स है, सारी की सारी रिपोर्ट हमारे पास जनरेट इजीली हो जाए और जैसे ही हम जब चाहें तब हमारे पास रिपोर्ट जनरेट होकर के आ जाए। ऐसा ना हो कि जैसे पहले क्या होता है मैनुअली सिस्टम है तो आप क्या करोगे, चार फाइल्स निकालोगे, उससे राइट करोगे और देन आप रिपोर्ट जनरेट करोगे। वो कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मैं चाहूँ विदिन अ सेकंड यानी कि विदिन अ मिनट मेरे पास जो जो मुझे फील्ड रिक्वायर्ड है, जो जो इन्फॉर्मेशन जिस फाइल से चाहिए उसके अकॉर्डिंग मेरी रिपोर्ट जनरेट हो जानी चाहिए। ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है किसी भी सिस्टम को ऑटोमाइज करने का। प्लस एम्प्लॉयज डिटेल्स है, सैलरी आपको मेंटेन करनी है, उनके लीव आपको चेक करना है, तो वो सब चीजें हमारी डायरेक्टली ही हमारे पास आ जाए, तो वो हमारा क्या होता है मेन ऑब्जेक्ट होता है ऑटोमाइज करना। क्योंकि पहले हम क्या करना है किसी चीज को मैनुअली करते, फॉर एग्जांपल आपने क्या एम्प्लॉयज की सैलरी रखी, फिर उनके लीव आप काउंट करें, काउंट करने के बाद देन आप उसको कैलकुलेट करेंगे। अगर यही मैंने ऑटोमाइज किया तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास हर किसी की जो, अगर आप एडवांस ही चाहते हो तो उसके ऑनलाइन अटेंडेंस होगी, तो उससे वो काउंट हो गया, आपकी वो प्रेजेंट है या नहीं, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी पूरी की पूरी उसको सैलरी को जनरेट करके आपको दे देंगे। ठीक है, तो वो सब चीजें हमारा बेनिफिट होता है इसका वर्कफ्लो मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, जनरली अगर हम बात करें किसी भी सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बेसिकली अगर मुझे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑटोमाइज करना है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर ईआरपी को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो मान लीजिए लोग हैं जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके पास टेक्निकल पर्सन्स नहीं है तो आपको टेक्निकली करनी पड़ेगी। दूसरा जो जनरली आप देखने में भी आ रहा था कि एकदम से ऑटोमाइज की बात आई थी कि हमने सारे सिस्टम को कंप्यूटराइज में कन्वर्ट किया था, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जितने भी थे उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी को समझना, और स्पेशली उस एज ग्रुप के लिए जो कि आपका 40s के अबव है, तो उसके लिए उन्हें प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ी थी। क्योंकि एक चीज़ को समझना और उस लेवल पे, क्योंकि वो लोग जो इतने सालों से काम करते हुए आ रहे थे वो मैनुअली काम कर रहे थे, और उसी चीज़ को कंप्यूटराइज करने में सबसे पहला जो था उसे समझना, उसे ऑपरेट करना। क्योंकि ये सभी को पता है कि जो लोग पुराने लोग थे जो काम कर रहे थे उन लोगों को कंप्यूटर तक ऑपरेट करना नहीं आता था, उन लोगों को कोई आइडिया नहीं था। तो वो सब चीज़ें सीखना और अपनी कंपनी के अंदर अगर आप उसे अप्लाई कर रहे हैं तो उसे सिखाना एक सबसे बड़ा मेजर टास्क होता है। दूसरा एक उसे किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, पैरेलल इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं या फिर आप इसको हमारा होता है कि बेसिकली आपके लिए पूरे सिस्टम को सिंपली कंप्यूटराइज कर देगा, पैरेलल पूरे सिस्टम में नहीं किया। दूसरा ये कि हम दोनों ही काम करें, मैनुअली मेंटेन करें और अपना कंप्यूटर से मेंटेन करें। और जब हमारे पास हमें लगता है कि हमारा मैनुअली पूरा का पूरा कंप्यूटराइज हो गया, लोग भी अवेयर हो गए, हमें जो चाहिए वो सब चीज़ें हमें मिल रही हैं, तो हम उसे क्या करते हैं, मैनुअली नेक्स्ट करते हैं, कंप्यूटराइज कराते हैं। तो अगर हम देखें तो बेसिकली क्या है, एक तो हमारे पास क्या है, असाइन टास्क करना, इंफ्रास्ट्रक्चर से टास्क को डिफाइन करना, एग्जीक्यूट करना। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जीक्यूट करने का मतलब है पहले आप वहाँ के लोगों को बात से बात करेंगे, प्लस वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रा का मतलब है आपको पूरी की पूरी अपना क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। पहले आप मैनुअली तो फाइल आपने मैनेज करी हुई थी, अब आपको क्या करना है, सिस्टम्स अगर लगाने हैं तो अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज, अपने सॉफ्टवेयर को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें जो हम प्रॉब्लम फेस करते थे वही सब चीज़ें हमारे पास है। ठीक है, ये आपका हो गया एग्जीक्यूट करना, मॉनिटर करना, चेंजेस को कोऑर्डिनेट करना, ऑपरेशंस को जो आपका वर्कफ्लो को। दूसरा जितनी भी विजिबिलिटी है आपके पास, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स टूल्स हैं जिससे कि आपका एक ही प्लेटफॉर्म पर हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाए।
हेल्पर्स हैं जैसे कि ऑपरेशन जो हमारे पास है यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें विद इन टैब से मिल जाए। दूसरा है नीडेड इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें जो हमारे पास है ये सब हमारे पास क्या था वर्क फ्लो में आता है। ठीक है, अब वर्क फ्लो में सबसे पहले तो वही चीजें सारी चीजें आपके मैनेज हो गई, आपने सारी चीजें अप्लाई कर सॉफ्टवेयर को भी इम्प्लीमेंट कर दिया। आपको इम्प्लीमेंटेशन के बाद सबसे पहले आता है बेनिफिट्स में होते हैं वर्क फ्लो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का। देखिए सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने के बाद क्योंकि सॉफ्टवेयर से क्या होता है आपका इंटीग्रेशन होता है, डिपार्टमेंट इंटीग्रेशन आराम से हो जाता है। पहले अगर आपको दो डिपार्टमेंट से काम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कराना पड़ेगा, वहां से जो रिपोर्ट जनरेट होकर आएगी फिर आप उसे लेंगे उसे चेक करेंगे। अब अगर ऑनलाइन सिस्टम है तो दोनों की रिपोर्ट ऑलरेडी जनरेटेड है, आपको विद इन अ सेकंड सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जनरली कुछ हमारे पास बेनिफिट्स होते हैं जो हमारे पास वर्क फ्लो में होते हैं। सबसे पहले होता है मोबाइल एक्सेस। देखिए आपको भी पता है कि आप क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सारा का सारा जितना भी इंफॉर्मेशन है आप मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं। आपको कोई कंप्यूटर लेकर के कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा आपने क्या किया, आपने नेट पे लॉगिन किया और आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सेकंड ये हमारे पास रेवेन्यू एंड रिपोर्टिंग। रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, कैसे हुआ, उसकी रिपोर्टिंग हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती है। मैं मान लीजिए आपको ये पता है कि आज आपका इतना अपने इन्वेंट्री से इतना स्टॉक चला गया, तो ऑब्वियसली बात है इन्वेंट्री में स्टॉक नहीं है तो इट मींस क्या है आपने उसे प्रोडक्शन हाउस में भेजा होगा। जब प्रोडक्शन हाउस में गया तो ऑब्वियसली बात है वो सेल्स के लिए भी जाएगा, सेल्स में जाने के बाद वहां से अगर किसी को डिलीवर्ड हुआ तो वहां से रेवेन्यू जनरेट हुआ या नहीं हुआ उसको आप सारी चीजों को मॉनिटर कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, रिपोर्टिंग डैशबोर्ड में आपका स्नैपशॉट्स है, अफोर्डेबल पैकेजेस हमारे पास होते हैं जैसे कि आपके पास मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान्स होते हैं आपके पास। ठीक है, वन टाइम एक्टिवेशन भी होती है। ये हमारे पास डिपेंड करता है जिससे कि हम कर पाते हैं सॉफ्टवेयर से। या आपको भी पता है कि सॉफ्टवेयर जो जितने भी कंपनीज होती है, डिजाइनर कंपनीज होती है, सॉफ्टवेयर को जो भी आपका डिजाइन करती है, जो भी उसको मैन्युफैक्चर करती है, तो वो दो तीन तरीके की चीजें प्रोवाइड करती है। एक तो वन टाइम एक्टिवेशन होता है, वन टाइम का मतलब है आपको एक बार दे दिया। दूसरा टाइम टाइम मेंटेनेंस होता है जो कि कंपनी से प्रोवाइड करती है, कंपनी से करती है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। ठीक है, तो इजी टू यूज। नेक्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इजी होना चाहिए यूज करने के लिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो उसे एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं या हमें उसे जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है हमारे लिए, उसके केस में हमारे पास वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। फर्स्ट वन होता है हमारे पास ऑटोमेटेड ऑपरेशन। देखिए ऑटोमेटेड ऑपरेशन का मतलब ये कि नॉन रिपीटेड टास्क है, जो एक बार ऑपरेशन आपका हो गया उसे आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते। यानी कि डेटा आपने अगर जो भी एक बार फिट कर दिया आपकी रिपोर्ट उसी पर जनरेट होगी, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा स्किल लेवल आपको चाहिए। ठीक है, सेकंडली हमारे पास जो होता है एम्प्लॉयज को आपको अपडेट कराना पड़ेगा, जो भी इंफॉर्मेशन है जो भी नई चीज है वो आपको करानी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा अकाउंटेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच का जो रिलेशनशिप है उसमें आपके पास क्या है कि आप सारी चीजें आपने कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितने सेल्स हुए, कितनी मार्केटिंग हुई, वो सारी आने के बाद में अकाउंटेबिलिटी जो होती है क्योंकि आप टाइम टू टाइम अपडेट कर रहे हैं, तो जब एम्प्लॉयज और आपकी मैनेजमेंट लेवल के सभी की अकाउंटेबिलिटी एक दूसरे के लिए बढ़ जाती है। ठीक, क्यों, क्योंकि अब वो ये भी नहीं कह सकते कि किसी जैसे होता है बहुत जगह सैलरीज का इशू होता है, वो कहते हैं कि पेमेंट नहीं है, जब आपको पता है कि वहाँ से पेमेंट जनरेट हो चुका है, हमारे पास अकाउंट्स में इतना आ चुका है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अकाउंटेबल हो जाते हैं। दूसरा है स्टेटमेंट प्रोसेस है, मींस आपके पास जो भी स्टेजेस हैं सीक्वेंशियली है या फिर आपके पास जो भी काम हमारे पास होगा वो एक सीक्वेंस वे में हो जाएगा। सीक्वेंशियली आप उसके ऐसा नहीं है कि अगर मैं मार्केटिंग की पहले रिपोर्ट जनरेट करना चाहूँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट को सब चीज़ें अपडेट नहीं करी है तो दोनों का सेम इंफॉर्मेशन नहीं है। दोनों को आपका जो भी कम्युनिकेशन दोनों के बीच में हमारा प्रॉपर चाहिए, जिससे कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास प्रॉपरली आ जाए। क्योंकि मेन ऑब्जेक्ट हमारा कंप्यूटराइज करने का यही होता है कि हम रिपोर्ट्स को मैक्सिमम जनरेट कर सकें, जितने कि जो कि हमारे जो मैनेजमेंट लेवल का डिसीजन के लोग होते हैं उसको डिसीजन ले सके। अगर मैं रिपोर्ट ही ऑन टाइम जनरेट नहीं हो रही है, स्टेटमेंट प्रोसेस हमारे पास ये नहीं है, तो इट मींस क्या वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। दूसरा एडवांस कम्युनिकेशन से कम्युनिकेशन हमें चाहिए। ठीक है, वे क्या है, दो लोग हैं हमारे पास, दो डिपार्टमेंट अगर हैं आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच का हमारे पास कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन गैप है तो दोनों के बीच में प्रॉब्लम यही होगी आपके पास नहीं कर पाएगा। ठीक है,
जैसे क्या होगा, एक मशीन है, मशीन में आपको जब तक उसको ऑयलिंग प्रॉपर नहीं करेंगे बहुत जल्दी से आपको नहीं देगी। तो वही चीज़ है, जब तक आपका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, दो का चाहे डिपार्टमेंट है, चाहे चार डिपार्टमेंट है, चाहे, तो वहाँ से आपका कम्युनिकेशन जो होता है वो आपका इम्प्रूव हो जाता है। प्लस जब हम क्योंकि बात करते हैं बाहर की किसी से भी टेक्निक करेंगे, तब भी हमें जो है अपना कम्युनिकेशन को एडवांस करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आता है शॉर्टेड प्रोसेस टाइम है आपके पास, ठीक है। मींस जैसे वो डेडलाइन, पहले क्या होता था कि जैसे आप मान लीजिए किसी को भी आप काम दे देते तो आप किसी की डेडलाइन दे देते थे, यहाँ 1 महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि आपके पास कोई ऐसा इशू नहीं होता है, क्योंकि सारी चीजें आपके पास एक प्रॉपर वे में हो जाती है। तो आपका जो प्रोसेस का टाइम है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, शॉर्ट होना शुरू हो जाता है। मींस कम टाइम में ही अपनी रिपोर्ट को आप जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का मेन ऑब्जेक्ट यही होता है कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेज है उनको आपको ऑप्टिमाइज करना है। अगर हम टीम लीडर से या कोई भी है, इसके अंदर में जितने भी कंसर्न एम्प्लॉयज हैं कुछ भी, तो उसका मेन ऑब्जेक्ट यही होता है आपके पास कि अगर मेरे पास आपका क्या टाइम टू टाइम आप उसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो मींस अगर आपके पास कोई डेडलाइन पर आप पहुंचने वाले हैं, तो टीम लीडर्स ही क्या करते हैं उस चीज को अपने चाहे जितने भी उसके अंदर में लोग हैं उनको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, जिससे कि आपके पास ऑनलाइन काम कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर प्रोसेस आपका एक तरीके से शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक्सक्यूजेस नहीं होते कि हमारे पास वहाँ से इनपुट नहीं है, हमें वहाँ से डेटा नहीं है, हमें वहाँ से डेटा नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है। आपको टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है कोई भी, क्योंकि आपको अगर मिनट शॉर्ट ड्यूरेशन आपको कंप्लीट करना होता है। दूसरी चीज़ वर्कफ्लो के लिए ये भी है कि आपके पास अगर कोई भी कंपनी चाहे वो सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रही है, उनके लिए भी यही प्रोसेस फॉलो होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए हमने किसी को बोला है कि हम आपको विद इन अ मंथ आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे देंगे, और आपके पास प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, आप क्या करते हो उसे, क्या होगा, अगर आपने जो टीम बना करके देख दिया तो कंपनी तो क्या करेगा, जो भी आपका क्लाइंट है वो या तो आपसे छोड़ देगा कि ठीक है आप रहने दीजिए, मैं किसी दूसरी कंपनी से करवा लेता हूँ। और उसमें एक मार्केट की गुडविल कॉस्ट भी होती है, क्योंकि गुडविल इसलिए क्या है, हमारे पास हर चीज़ को ऑन टाइम देना सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी वैल्यू होती है। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए अपना प्रोडक्ट बना भी दिया, उसे ऑन टाइम आप डिलीवरी नहीं कर पाए, आपका क्लाइंट किसी दूसरी जगह पहुंच गया, तो वो आपका यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि जो क्लाइंट आपके छूट जाएंगे, यानी कि सेल्स आपकी नहीं होगी, तो उसका कोई बेनिफिट हमारे पास नहीं होगा। तो बेसिकली जब भी डेटा जैसे हम पार्ट में भी करते हैं, तो हम टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं, और हमें लगता है कि डेटा की अप्रोच करना है और हमारा काम इतना रह गया, तो हम अपने एम्प्लॉयज को बढ़ाएं या अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ाएं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर हमारे पास ऐसा करते हैं तो इनडायरेक्टली क्या होता है, हमारा लॉस होता है उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्क फ्लो था, इसको पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में डिस्कस कर लीजिए। ओके, थैंक यू।